हम्म। तो मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से मैसूर विजय की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपने देखा कि विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर मैसूर एक राज्य के रूप में उभर करके सामने आता है। 1749 में हैदर अली एक सैनिक के रूप में यहाँ पे अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करते हैं और 1761 आते आते वो मैसूर राज्य की सारी शक्ति इनके अधीन आ जाती है। अब देखिए क्या है, मैसूर डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी को कई मायनों में, और मैसूर एक बहुत ही मजबूत राज्य के तौर पर भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। थोड़ा सा आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए हैं। एंग्लो मैसूर युद्ध तो 4 हुए हैं, और 4 में भी थोड़ा सा मैं और आपको एक छोटा सा ये करना चाहूंगा कि जो फर्स्ट हुआ और जो सेकंड हुआ वो हैदर अली लड़ा, हैदर अली, और जो थर्ड हुआ और जो फोर्थ हुआ वो इन्हीं का बेटा टीपू लड़ता है। टीपू वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट किंग, है ना, इन दिस टाइम। और आपको याद, आपको टीपू के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स और जानने होंगे, मैं बताऊंगा भी। तो ये कहानी देखिए, 1768 से 69 में पहली आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 4 में से। इसका बैकग्राउंड समझिएगा। बैकग्राउंड में ये है कि बंगाल में अंग्रेजों को भारी सफलता मिल चुकी है। अभी आपने देखा कि 4 साल पहले 1764 में बक्सर होता है और उसमें एक निर्णायक लड़ाई होती है। बंगाल की सत्ता पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में आ जाती है, और इससे इनका आत्मविश्वास खूब बढ़ता है। किनका? अंग्रेजों का, कि अब हम किसी को भी हरा सकते हैं, अब हम किसी को भी जीत सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि बंगाल जब इनके अधीन आ गया ना, तो अब इनके जो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है, इस कंपनी की जो आर्थिक स्थिति, वो और ज्यादा मजबूत हो जाती है। नतीजा क्या हुआ, इन्हीं इसी विजय से प्रेरित होकर के बंगाल में जो जीता, उससे प्रेरणा पा करके और एग्रेसिव पॉलिसी को ये लोग अपनाते हैं, आक्रामक नीति अपनाते हैं। ये बैकग्राउंड। और क्या हुआ, तो क्या होता, देखिए, अंग्रेजों ने हैदराबाद के निजाम के साथ संधि कर ली। एक और स्टेट है यही बगल में ऊपर में, निजाम। ठीक है, अगर ये अगर क्या कहें, ये अगर मैसूर है तो यहाँ पर एक स्टेट है निजाम, हैदराबाद का। ये भी बड़ा मजबूत और बड़ा ताकतवर है। ठीक है। 17, अच्छा, निजाम के साथ संधि कर ली। 1766 में हैदर अली मराठों के आक्रमण का सामना कर रहे थे। मराठा इन पर आक्रमण कर रहा था। आपको मैंने बताया ही कि मराठा आक्रमण का भय था, और इसी परिस्थिति में खुद हैदर अली आकर के सत्ता पर स्थापित हो जाते हैं। हैदर अली ने अंग्रेजों को रोकने के लिए देखिए क्या किया है, मराठा और निजाम के साथ एक ट्रीटी कर लिया। इससे ये पता चलता है कि ये जो हैदर अली हैं, हैदर जो है वो डिप्लोमेसी इनकी बहुत बेहतर है, डिप्लोमेसी इनकी बहुत बेहतर है। ठीक है। तुरंत क्या कर लिया इन्होंने, तो मराठा और निजाम के साथ संधि करके एक त्रिकूट बना लिया। अब देखिए हैदर अली ने क्या किया, कर्नाटक पर हमला कर दिया। और कर्नाटक क्या है, अंग्रेजों का मित्र राज्य है। यही कर्नाटक पर स्थापित होकर के तो एक तरीके से कर्नाटक युद्ध में ही तो फ्रांसीसियों को इन लोगों ने हराया था। तो कर्नाटक इनके मित्र राज्य हैं, और उस पर हैदर अली ने आक्रमण कर दिया। मंगलौर एक क्षेत्र है, वहां पर हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह से हरा दिया है, एकदम बुरी तरह से हरा दिया है। मजबूत है ना पक्ष इनका, ये चारों तरफ ये गठबंधन भी कर लेते हैं दो तीन बड़े बड़े शक्तियों के साथ। और 1769 में अंग्रेजों ने हैदर अली की शर्तों पर, जब पूरी तरह से हराया, तो किसकी शर्तों पर होगा, हैदर अली की शर्तों पर ट्रीटी ऑफ मद्रास कर लिया अंग्रेजों ने। और यहीं पे फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट आंग्ल मैसूर वॉर का जो फाइंडिंग्स निकल करके आया, वो ये निकल करके आया कि इसमें ब्रिटिशर्स बुरी तरह से हारे, और हैदर अली की शर्तों पर मद्रास की संधि 1769 में होता है, 1769 में होता है, राइट, मद्रास की संधि, है ना। उसके बाद मामला आगे बढ़ता है। चलिए, सेकेंड आंग्लो मैसूर युद्ध कब होता है, 11 साल बाद। इसकी पृष्ठभूमि देखिए, तो 1771 में मैसूर राज्य पर मराठा आक्रमण कर देते हैं। ठीक है।
अब बम्बई जो प्रेसिडेंसी है, देखिए इस दौर में जो ब्रिटिशर्स का क्या है कि वो 3 प्रेसिडेंसी यहाँ पे हुआ करता था। एक प्रेसिडेंसी बंगाल है, और एक प्रेसिडेंसी कौन है, बम्बई है, और एक प्रेसिडेंसी मद्रास है। ये 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था इस दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी का। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर देखिएगा, है ना, टॉप ऑर्डर, तो यही नजर आएगा। तो बम्बई प्रेसिडेंसी जो है वो मद्रास और निजाम दोनों के अंग्रेजों के खिलाफ युद्धरत थे। मैंने बम्बई प्रेसिडेंसी का जो ये इलाका है, यहाँ पर मराठा और निजाम जो है वो दोनों अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे। और हैदर अली इस मौका को देखते हुए क्या कर दिया, हैदर अली ने आकर के एक त्रिगुट बना लिया, मतलब यहाँ पे एंटर कर गया कि भाई हम भी, तुम दोनों का दुश्मन अगर अंग्रेज है तो हमारा भी दुश्मन अंग्रेज है। मैसूर पर जब ऐसा हुआ तो जो मराठा जो आक्रमण किया था वो आक्रमण रुक गया। मानते हैं कि नहीं? अब आक्रमण क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। बल्कि जो मराठा यहाँ आक्रमण कर रहे थे उस मराठों से दोस्ती हो गई एक तरीके से, क्योंकि मराठों का दुश्मन अगर अंग्रेज है और हमने भी बोला हम भी साथ देंगे तुमको। बोले ना कि हैदर अली डिप्लोमेसी का अच्छा इस्तेमाल करते हैं। अब 1773 में एक और घटना घट जाती है, वो ये है कि हैदर अली के राज्य क्षेत्र में स्थित एक एरिया है माहे, एक माहे एक बंदरगाह है। यहाँ से हैदर अली यानी मैसूर का भी जो जल व्यापार है, जो समुद्री व्यापार है, वो यहीं से संचालित हो रहा था। और जो फ्रांसीसी बस्ती, ये माहे में एक्चुअली फ्रेंच आपका बस्ती नजर आएगा, इस पर अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया। तो यहाँ आक्रमण करने का मतलब, माहे में भले ही ये फ्रांसीसी बस्ती है, किंतु यहाँ आक्रमण करने का मतलब सीधा सीधा हैदर अली को चैलेंज करना। और यहीं से, इसी वजह से ये माहे जो एक फ्रांसीसी बस्ती माहे पर जो 1773 में अंग्रेजों ने आक्रमण कर दिया, यहीं से सेकेंड आंग्ल मैसूर वॉर की शुरुआत मानी जाती है। जुलाई 1780 में हैदर ने क्या कर लिया, कर्नाटक पर फिर हमला कर दिया। और कर्नाटक प्रोटेक्टेड स्टेट है, फ्रेंडली स्टेट है किसका, ब्रिटिशर्स का। अंग्रेजों ने स्थिति को देखते हुए निजाम, अब देखिए अंग्रेज क्या करते हैं बुद्धि, निजाम, सिंधिया और भोसले को अपने में मिला लिया। इन तीनों को मिला करके एक ग्रुप बना लिया। और 7 दिसंबर 1782 में युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है। अब हैदर कमजोर पड़ गया ना, ये लोग मजबूत हो गए। और इसी के साथ साथ जो 1784 है मार्च में, वो मंगलोर की एक संधि होती है, और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने पर सहमति जताई मंगलोर की संधि में। तो सबसे पहले फर्स्ट जो एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, वहां पर आपने देखा मद्रास की संधि, किंतु वहां पर हैदर अली जीतते हैं और इसलिए अपने शर्तों पर संधि होती है। सेकेंड जो एंग्लो मैसूर वॉर होता है उसमें मंगलोर की संधि होता है, ट्रीटी ऑफ मंगलोर, है ना, याद रखिएगा। और इस बीच मंगलोर की संधि जब हो रही है तब आ जाते हैं एक व्यक्ति है, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स याद रखिएगा, मैं आपको अलग से एक चैप्टर के तौर पर सारे गवर्नर जनरल्स को पढ़ा दूंगा, और होपफुली उम्मीद करते हैं कल ही पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। जितने गवर्नर जनरल्स हैं, हो सकते हैं एक क्लास की जगह 2 क्लास लगे, कोई बात नहीं, आराम से करेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के भूभागों को लौटा देने की सहमति जताई है मंगलोर की संधि में। चलिए अब थर्ड आंग्ल मैसूर वॉर के बारे में थोड़ा बात करते हैं, 1790 से 92। यहाँ जो मरा ना, हैदर अली मरे, उसके बाद उस युद्ध को कंटिन्यू करते हैं टीपू सुल्तान, ठीक है। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 से 92 में, आप देखिए क्या हो रहा है। इसमें टीपू हार जाते हैं, और मार्च 1792 में एक श्रीरंगपट्टनम की संधि की जाती है। एक्चुअली अभी मैं बताऊंगा क्या हो रहा है। संधि के लिए बाध्य होना पड़ा श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए, और इस अपमानजनक संधि के द्वारा टीपू सुल्तान को अपने राज्य का आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों और निजाम को देना पड़ा। उधर मराठा और निजाम के साथ अंग्रेज अपना साठगांठ कर लिए कि अगर मैसूर को हराते हैं तो हम लोग बांट लेंगे, ठीक है ना। और युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए और अपने 2 बेटों को भी बंधक के रूप में रखना पड़ा। मतलब बोला कि अगर 3 करोड़ रुपए दोगे तो तुम्हारा दोनों बेटा लौटा देंगे, अदरवाइज जाओ जो कुछ करना है करो। हुआ क्या, तो समझिए थोड़ा सा। अच्छा थोड़ी एक सेकंड रुक जाइए, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ और क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद चौथा एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में, मार्च में शुरू हुआ, मई में खत्म हो गया। यहीं पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इस युद्ध में टीपू सुल्तान अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं,
भारत में फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया है। नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया। इसी दौरान में नेपोलियन है फ्रांस में, और नेपोलियन वहां पे कई बार अपने भाषणों में ये कह चुका होता है कि हम भी भारत आएंगे, हमारा भी भारत में दबदबा होगा, ऐसी बात कहता है। यानी ब्रिटिशर्स को भी डाउट था कि नेपोलियन यहाँ आ सकता है। और नेपोलियन ने जिस तरीके से अपने युद्धों को वहां पे और जिस तरीके से अपने विजयों को वहां पे अंजाम दिया था, जीत को, उससे कहीं ना कहीं एक डर तो था अंग्रेजों के मन में। और क्या हुआ, तो इन्होंने अरब, कुस्तुनतुनिया, अफगानिस्तान, मॉरिशस, यहाँ के शासकों से भी पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को संगठित भी किया, फ्रांसीसी पद्धति पर प्रशिक्षित किया। अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से फिर संधि कर लिया और टीपू की हार हो गई। बार बार यही कहता है कि जीतेंगे, तुमको भी देंगे। तो मराठा और निजाम से क्या हो गया, ट्रीटी कर लेते हैं ये लोग। तो इस तरीके से 4 एंग्लो मैसूर वॉर यहाँ पे समाप्त होता है। अब जरा सा मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ और बेहतर तरीके से। चलिए एक ब्लैंक स्लाइड लेकर के लेके इसको समझा देता हूँ। देखिए, हम बात कर रहे हैं एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, ठीक है। तो कुल मिलाकर के कितने एंग्लो मैसूर वॉर होता है, तो कुल मिलाकर के आपको नजर आएगा 4 एंग्लो मैसूर वॉर होता है। एक होता है 1766 से 1769, फर्स्ट वाला होता है। एक एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1780 टू 84। एक एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1789 टू 1792, और फाइनली 1799 में होता है। ये कहानी है एंग्लो मैसूर युद्ध की। 4 होते हैं, जैसा मैंने पहले ही आपको बताया है। ये जो दोनों लड़ाई है, ये दोनों हैदर अली लड़ता है, और ये जो दोनों लड़ाई है, ये दोनों टीपू सुल्तान लड़ता है, ठीक है। ये भी बात आपको जानना है। फिर आपको मैंने ये बताया, यहाँ पे मद्रास की संधि होती है, यहाँ पर आपको मंगलौर की संधि होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सी संधि होती है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ये अलग अलग 3 संधियां हो रही। यहाँ पर तो खैर पूरी तरीके से टीपू की मृत्यु, इस युद्ध के दौरान हैदर अली मर जाता है, हैदर की मृत्यु, और यहाँ पर टीपू की मृत्यु। और आपने ये अच्छी तरह देखा कि जिसकी डिप्लोमेसी बेहतर रही वो जीता, जिसकी कूटनीतिक संबंध बेहतर रहे वो जीता, ठीक है ना। ये आपने देखा। तो ये कहानी है एंग्लो मैसूर वॉर की, ठीक है। बोलिए, कोई समस्या तो बताइए। नहीं ना, चलिए जरा सा आगे बढ़ते हैं, टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। टीपू सुल्तान जन्म नवंबर 1750 में। ये कई भाषा का ज्ञाता थे, अरबी, फारसी, कनारिस, उर्दू। मैसूर के शेर के रूप में जाने जाते हैं, द लॉयन ऑफ मैसूर, ठीक है। अपनी सेना को यूरोपीय तर्ज पर संगठित किया था इन्होंने, खास करके फ्रांसीसी तर्ज पर। और नौसेना के महत्व को समझने वाले भारतीय शासकों में से एक थे ये, पहले थे ये। इन्होंने 1796 में नौसेना बोर्ड का गठन किया, जिसमें 22 जंगी जहाज, 20 बेड़े, बड़े पोत और बेड़ों को बनाने की योजना भी इन्होंने बनाई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का ये संरक्षक रहे हैं। भारत में रॉकेट तकनीक का खोजकर्ता इनको माना जाता है, रेशम उत्पादन की शुरुआत करने वाला माना जाता है। इन्हें लोकतंत्र में अत्यंत निष्ठा थी और एक महान राजनयिक था।
1797 में श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की। जैकोबिन वो क्लब है जो कि फ्रांसीसी क्रांति का समर्थन करता है फ्रांस में, तो यहाँ भी एक जैकोबिन क्लब की स्थापना करती है और फ्रांस को मदद किया है। और टीपू स्वयं को इस क्लब का सदस्य बना देते हैं और स्वयं को नागरिक टीपू कहते हैं, है ना। श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने स्वतंत्रता के वृक्ष को रोपने का काम किया, ट्री ऑफ लिबर्टी, राइट। और अपने क्षेत्र में हिंदू मंदिरों को भी संरक्षण किया। केरल में मंदिरों को तोड़ा भी है, श्रृंगेरी मंदिर की मरम्मत की है, देवी शारदा की मूर्ति को स्थापित करने हेतु तो धन प्रदान किया है। इसके अलावा पालकी के प्रयोग को केवल महिलाओं और विकलांगों के लिए सीमित किया। तो पहले क्या होता था कि कोई बड़ा आदमी, पैसा वाला आदमी वो पालकी में बैठ के बाकी लोग ढो रहा है उसको, बोला नहीं, ये केवल महिला और विकलांग इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। और सामंतवाद के दौर में पूंजीवादी विकास के प्रारंभ का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। तो मिला जुला करके ये हुआ आपका पूरा पूरी टीपू सुल्तान। जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देख लीजिएगा। यहाँ पे चारों आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ है उसकी एक झलक है, देख सकते हैं आप। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। मद्रास की संधि है, मंगलौर की संधि है, श्रीरंगपट्टनम की संधि है। यहाँ हैदर जीता, यहाँ पर हैदर की मृत्यु हुई। अंग्रेज आयरकूट के नेतृत्व में लड़ रहे थे। यहाँ कॉर्नवालिस आ जाते हैं अंग्रेज का नेतृत्व करने के लिए, है ना। तो ये सब पूछ दिया जाता है कई बार कई बार ये सब पूछा गया है कि इस जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है या जो सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किसके नेतृत्व में हुआ, थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन है, कॉर्नवालिस है। इसके अलावा यहाँ पे अंग्रेज सेनापति है फोर्थ में आर्थर वेलेस्ली, है ना, ये याद रखिएगा।